ऑल सेट। ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि हम लोग पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का बैच शुरू करने वाले हैं, और आज इस वीडियो के माध्यम से यह पहला दिन होने वाला है। और जितने भी स्पोकन इंग्लिश के क्लास हमारे द्वारा चलाए जाएंगे, उसका आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, ऑनलाइन वो भी। और यह वीडियो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। यूट्यूब पे आप मुझे एग्जाम सेतु बाय राहुल सर के नाम से भी चेक कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आपको एग्जाम सेतु बाय राहुल सर के नाम से पेज मिल जाएगा। वहां पे भी ये सारे के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। और जब भी हम लोग स्पोकन इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो को 3 तरह के लर्नर देखेंगे। पहले वैसे लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरे वो जिनको इंग्लिश आती तो है लेकिन उतना नहीं आता। और तीसरी कैटेगरी वैसे लोग जो कि इंग्लिश बहुत अधिक जानते हैं लेकिन वह बोलते वक्त फंबल करते हैं, यानी कि बोलते वक्त सही से बोल नहीं पाते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो होने वाला है। खास तौर पे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए बिल्कुल जीरो से इंग्लिश हम लोग सीखेंगे। तीनों कैटेगरी है मेरे पास में, वो पता है, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, आपको शर्त बस इतना होगा कि डेली बेसिस पे आपको शाम को 8 बजे जुड़ना होगा। और यह लगातार हम लोग 60 दिन का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 60 डेज में हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, मतलब स्पीकिंग में हम जो इंप्रूवमेंट लेके आने वाले हैं आपको वाकई पता चलेगा। मैं अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप 60 दिन मेरे साथ बिताइएगा, आपको पता चलेगा कि क्लास की जो क्वालिटी है वो क्या है और आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। वो ऑटोमेटिकली जैसे आप दिन, हम लोग 60 दिन शुरू कर रहे हैं, 60 में से जैसे जैसे दिन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको रिजल्ट भी आपको पता चलेगा। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश की हम बात जब कर रहे हैं, तो बेसिक ऑफ इंग्लिश को समझने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि आपको 4 पैरामीटर्स पे काम करना होगा। अब 4 पैरामीटर्स वो हैं क्या, तो मैं बता दूं आपको। तो आपको सबसे पहले इस पैटर्न पे काम करना होगा, इस पैटर्न पे। अब ये पैटर्न कौन सा है? LSRW। तो L का जो मतलब है वो है L मीन्स होगा लिसनिंग, R मीन्स होगा रीडिंग, W मतलब होगा राइटिंग, एंड S फॉर स्पीकिंग। ये 4 पैरामीटर्स पे आपको काम करना होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। अगर आप इन चीजों के पे काम कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप इंग्लिश बिल्कुल बोलना सीख जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं होगा। अब ये काम कैसे करेगा? तो ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको पर डे का 10 मिनट्स, मेरे कहने पे सिर्फ 10 मिनट्स आप लिसनिंग करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जो सुने हैं 10 मिनट शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद आप 10 मिनट्स राइटिंग करना शुरू कर दीजिए, और फिर इसके बाद में हम चलेंगे 10 मिनट स्पीकिंग पे। ये पैटर्न होने वाला है। और जिस किसी का भी इंग्लिश इंप्रूव हुआ है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको ये समझना होगा कि आपको इस पैटर्न पे काम करना होगा, LRWS। पर डे का दे रहे हैं फिर भी इनफ है। 40 मिनट्स हो जाएंगे, 10 10 20 मिनट्स, 30 मिनट एंड 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स अगर आप पर डे का दे रहे हैं, इस पे इंप्रूव हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश की, तो एक चीज समझना होगा कि इंग्लिश होता क्या है। चलिए फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देखते हैं इंग्लिश। अब आप यहां से नोट्स बनाना भी शुरू कर सकते हैं। नोट्स अब ये आप जब करेंगे तो लिखना, जैसे मैंने बोला कि 10 मिनट लिखना होगा, तो वो काम भी आपका साथ साथ चलने वाला है, और जब पढ़िएगा फिर उसके लिए भी होगा। तो इंग्लिश क्या है? तो जब इंग्लिश का हम डेफिनेशन करें तो इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होता है? इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, और जब हम इसे भाषा के रूप में सीखेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने वाली हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करेंगे, फिर आप कहिएगा इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, यह काफी डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी भाषा को जब हम सीखने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो,
तो हमें वो उस तरह से सीखना काफी आसान लगता है। लेकिन जैसे हम उसे अगर विषय के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही हमारे सामने कठिनाइयां समझ में आती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जब भाषा है तो हम इसे भाषा के रूप में ही पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज यहाँ पे आ गया कि लैंग्वेज, दूसरी चीज है कि लैंग्वेज है। अब जब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है, ये फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है, तो जैसा कि हिंदी में इसे भाषा बोला जाता है, और भाषा का जो काम होता है हमें पता ही है, बिना भाषा के तो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, किसी से बातचीत नहीं हो पाएगी, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो भाषा इस लिहाजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भाषा नहीं होता तो शायद आज हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हम ऐसे आपके सामने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो लैंग्वेज को जो डेफिनेशन अगर होगा तो लैंग्वेज का डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज अ language is a medium of communication. Language is a medium of communication. That's all. बस यही है। लैंग्वेज क्या है तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे के साथ में जुड़ने का और बातचीत करने का। अब इंग्लिश को इस डेफिनेशन को और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना होगा तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सप्रेशन, यानी कि मनुष्यों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है, एक जिसके माध्यम से हम अपने एक्सप्रेशन को हम व्यक्त कर पाते हैं। और अगर ये नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। दो चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे कि व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाट इज लैंग्वेज। दो चीजें आप याद रखिए, धीरे धीरे सीखते सीखते होगा, सुनते सुनते होगा, और आप भी चीजों को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे काफी बेहतरीन तरीके से। एसेंट्स सब अलग अलग होते हैं, उस हम नॉर्मली बात करने वाले हैं अभी। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस तरह से रीड करिए। चलिए, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। फिर हम आते हैं तीसरी बात पे, और तीसरी बात है इंग्लिश ग्रामर का। अब हमें ग्रामर भी तो सीखना होगा, ग्रामर भी सीखना होगा। अब क्यों सीखना होगा? अब ग्रामर मान लीजिए कि हम सिर्फ बोलना सीख गए और लेकिन हमें इंग्लिश में लिखने नहीं आता हो तो काफी समस्या हो जाएगी। अगर आप 2026 में हम चल रहे हैं और इस समय मेल लिखना होगा तो मेल कैसे लिखिएगा? प्रिय ग्राहक, हमारा माल बहुत सही है, आप मेरा माल ले लीजिए। अब ये ऐसे वर्ड अगर आप यूज करिएगा तो फिर सामने वाला कुछ और ही समझेगा, कहीं किसी डिफरेंट चीज की बात तो नहीं हो रही है, शराब गांजे दारू की बात तो नहीं हो रही है। तो इन सभी चीजों पे हमें इंग्लिश में तो आना चाहिए, कम्युनिकेट करना इंग्लिश में आना चाहिए, तो हमें ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? इंग्लिश ग्रामर हम किसे कहेंगे तो ये हम कह सकते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण जो होता है वह यह सब्जेक्ट है कि वो हमें उस भाषा का बिल्कुल बेसिक से नॉलेज देता है और शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है। तो व्याकरण वैसे कहते हैं हम लोग कि वह शास्त्र या वह विषय जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना सिखाता है उसे हम कहते हैं ग्रामर, उसे हम कहते हैं व्याकरण। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे इंग्लिश में। तो द बुक which teach us better reading, writing and speaking is called English ग्रामर। ये हो गया डेफिनेशन हमारा इंग्लिश ग्रामर का कि द बुक विच टीचर्स बेटर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। राइट? अब जब इंग्लिश ग्रामर का मैंने हिंदी बता दिया आपको कि वह विषय होता है, यह वह शास्त्र होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, उस तरीके के लिए हमें ग्रामर तो चाहिए। अब ग्रामर के टाइप्स कितने होते हैं वो बात की बातें रहेंगी। अभी तक सिर्फ आप इतना समझिए कि हमें इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो हम यही बात करने वाले कि
वह विषय होता है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे और समझते हैं कुछ और चीजों को। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात करते तो आपको तीन चीजें याद रखनी होंगी, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज लैंग्वेज एंड व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चूंकि हिंदी से हमें इंग्लिश कम्युनिकेट करना है तो थोड़ी बातें हिंदी में भी आपको पीपीटी में मिलने वाली हैं और वो जरूरी भी है क्योंकि हमें समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि अभी सीखने के पीरियड में है तो हमें ये हिंदी भी होना चाहिए तो कि जो सपोर्ट करे हमें। तो जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो जिस तरह से हिंदी में हमें हिंदी तो आती है, कई सारी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी हमें आती है, तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है, हिंदी में जो अक्षर होते हैं, जो लेटर होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब जब 52 होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में जो लेटर होते हैं, उसी में अक्षर जिसको बोलते हैं, वर्ण बोल सकते हैं, वो कितने होते हैं? तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं। आपको पीपीटी में भी क्लियर हो रहा होगा। हिंदी में जो लेटर्स हैं वो है 52 और इंग्लिश में जो है वो है 26। लेटर्स की बात करेंगे, वर्णमाला, हिंदी में हम वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे को अल्फाबेट्स कहते हैं। तो 26 लेटर होते हैं और वो टोटल कितने होते हैं? A to Z। और इस तरह से हिंदी में तो हमें पता ही है, क से लेके ज्ञ तक और अ से लेके अह तक। तो हिंदी वाले और इंग्लिश में यहाँ पे बातें क्लियर हो गई कि टोटल 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में और इसी से पूरी की पूरी इंग्लिश चलती है, बिना इनके कोई बात ही नहीं बन सकती। अब फिर यहाँ पे बात करेंगे अंग्रेजी अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, राइट है, ठीक है, ये भी बात, इसको भी समझते हैं कि अब अल्फाबेट किसे कहा गया? जो भी अक्षर लिखे गए हैं उसके समूह को ही हम क्या कहेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। अब यहाँ बात करेंगे कि अल्फाबेट दो प्रकार से होते हैं, इसको भी समझते हैं हम लोग। तो हमने लिखा, लेटर्स की बात कर रहे थे हम लोग। जब लेटर्स हैं तो लेटर्स को दो पार्ट में कर दिया गया, माने अल्फाबेट को। अल्फाबेट को क्या कर दिया गया? दो पार्ट में कर दिया गया। वो कौन कौन? अब ये दो पार्ट भी दो तरीके से होते हैं, एक रिटन के आधार पर जिसे लिखा गया और एक ओरल के आधार पर जिसे बोला जाता है। ओरल मतलब मौखिक तरीके से। रिटन जो थे वो भी दो प्रकार से कर दिए गए, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल एक स्मॉल। उसी तरीके से ओरल को भी हम लोग टू पार्ट में कर दिए, एक होता है वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक रिटेन जिसको कैपिटल और स्मॉल में कर सकते हैं और ओरल जो कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में होता है। कैपिटल लेटर जैसा कि इंग्लिश को अगर आप ऐसे लिखें, जो लेटर्स होते हैं A B C D, दैट लाइक दिस, और फिर इसको स्मॉल में A B C and D, इट इज कॉल्ड स्मॉल लेटर एंड इट इज कॉल्ड कैपिटल लेटर। लेटर हो गया रिटन के आधार पर। अब आते हैं वोवेल पे। वोवेल और कॉन्सोनेंट को समझते हैं। वोवेल जिस तरीके से हम हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं हम लोग व्यंजन हिंदी में। तो स्वर क्या होता है, अब यहाँ पे समझना है। कैपिटल मतलब हो गया बड़ा अक्षर, स्मॉल मतलब हो गया छोटा अक्षर। तो लिखने के बड़े अक्षर में ये हो गया और छोटे अक्षर में ये हो गया। अब बात करते हैं वोवेल की। तो वोवेल वे अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता से प्रोनाउंस किए जाएं, यानी उच्चारित किए जाएं। यानी कि इस लेटर्स को बोलते वक्त हमें किसी भी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बोलते वक्त जो बोलने की ग्रंथियां हमारे हैं वो अगर यूज नहीं हो रही, जैसे हम ए बोलते हैं, तो ए बोलते वक्त हमारे सिर्फ कोई भी बोलने की ग्रंथियां यूज नहीं होती हैं, वहां पे सिर्फ साउंड ऑटोमेटिक निकलता है, तो वो भी समझ सकते हैं। या फिर वैसे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जा सकते हैं। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कह सकते हैं कि वैसे अक्षर जो स्वर अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट कहेंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी आई होप। वोवेल वे सभी अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से प्रोनाउंस कर दिए जाते हैं। कॉन्सोनेंट वे अक्षर होते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, क्योंकि डेफिनेशन भी हम लोग सीखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वोवेल के डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया वोवेल। आप
साथ साथ में नोट्स करते चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी पेन के साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। तो लिखेंगे द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड without the help of any letters is called vowel। ठीक है, द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर्स इज कॉल्ड वॉवेल। अब जब वॉवेल जब हो गया तो वॉवेल कितने होते हैं वो समझना है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं और 26 को ही कैटेगराइज किया गया यहाँ पे। तो जो वॉवेल होता है वो देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने वॉवेल होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ, यू आर कॉल्ड वॉवेल। अब इनको बोलते वक्त हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इनको बोलते वक्त हमें बहुत ज्यादा बोलने की ग्रंथियों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ए, ई, आई, ओ, यू बहुत ही सिंपल तरीके से साउंड बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट को समझते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है यही बात आएगी। सेम जस्ट लाइक डेफिनेशन वैसे होने वाला है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, डिफरेंस बहुत कम मिलेंगे ताकि आपको भी याद करने में पढ़ने में आसानी हो, सबके लिए होगा वो। तो इसका डेफिनेशन क्या करेंगे हम लोग? द लेटर्स विच आर pronounced with the help of vowel letters is called consonant। हो गया मेरा बात? क्या कह सकते हैं? The letters which are pronounced with the help of vowel letters is called consonant। अब ये कितने हो गए? तो जितने भी इसके बाद 5 के बाद जितने ही बचते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मेरे कॉन्सोनेंट ही तो कहलाएंगे। तो 26 टोटल लेटर्स थे, 26 इसमें से 5 गया, 21 बचे। तो कह सकते हैं कि टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में। कॉन्सोनेंट की भी कैटेगरी है, वो भी देखेंगे आगे चल के। तो टोटल 21 यहाँ पे हो गए और इसमें जो लेटर्स आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो क्या आ जाएगा मेरा? ए के वो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो वोवेल बन गया, तो बी, सी, डी ऐसे करके जेड तक जो भी होंगे इनको छोड़ने के बाद वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाने वाले हैं। अब दो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि वोवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वे सभी अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोल दिए जाए और वे अक्षर जो इन अक्षरों की सहायता से बोले जाएं उसे हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और लिख डालिए। चलिए चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और फिर देखते हैं आगे की बातें। जो भी बातें लिखे हैं वो यहाँ पे भी बातें हिंदी में भी आपको मिलने वाली हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया कि अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो ए, बी, सी, डी। यहाँ पे अब देखिए बातें जब यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें बोलना है, स्पीकिंग करना है। तो बहुत सारे लोग तो जो हिंदी वाले हैं जो अधिकतर प्रोनाउंस भी सही से नहीं कर पाते हैं। हर एक एक जो लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं ए से लेके जेड तक उनका प्रोनाउंसिएशन भी ज्यादा अच्छा से नहीं हो पाता है। तो अगर आपको स्पोकन में जाना है, अलग अलग एसेंट में बोलना है, तो आपको
लेटर से पहले शुरुआत करना होगा, फिर उसके बाद में आप वर्ड पे जाइएगा। तो अब इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए क्या क्या बोला जाता है। मैक्सिमम लोगों की जो गलतियां होती हैं वो किस पे होती हैं, जैसे एफ को तो एफ बोला जाता है, क्या बोला जाता है एफ, फिर आई लोग बोल देते हैं लेकिन होता है आई, जे ये होता है, यहां तक ठीक है। और फिर इसके बाद में इसको लोग डब्ल्यू बोलते हैं लेकिन होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, वाई होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं अगर प्रैक्टिस करने चाहूँ, अगर मैं बुलवाना चाहूँ तो वो फिर ज्यादा ही वीडियो डिले होगा, मैं नहीं चाहता। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ऐसी तरह से आप कंटिन्यू करिएगा। बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप जब बिल्कुल छोटे से शुरू करिएगा ना तो आपको ही मजा आएगा, और मजा के दौरान ही आप सीख सकते हैं। तो आप इन चीजों को प्रोनाउंस करिए। मैंने वोवेल बताया, यहाँ पे ऑलरेडी वो बातें लिख दी गई हैं कि स्वर वोवेल्स 5 होते हैं, यानी कि स्वर या वोवेल 5 होते हैं, जिसमें कि ए ई आई ओ यू है, और टोटल कॉन्सोनेंट होते हैं 21, टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो बताया अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जब तक नहीं होगा तब तक तो फिर आप बोलना जो सोच रहे हैं कि हम बोल लेंगे बहुत ही आसान है, सिर्फ वीडियोस देखेंगे यहाँ वहां जहां तहां का, कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आपको बोलना ही है। चलिए अल्फाबेट, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया था इसके बारे में कि अल्फाबेट को 2 भाग में बांट दिया गया, यहाँ पे एक वोवेल्स बन गए, एक कॉन्सोनेंट बन गया, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। और वोवेल्स में ए ई आई ओ यू को रख दिया गया, फिर कॉन्सोनेंट में बाकी जो छोड़ करके सबको रख दिया गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली, ऐसे ही जनरली, कि ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें कि हर एक वोवेल प्रेजेंट हो, यानी कि 5 वोवेल से कोई ऐसा शब्द बनाइए जो कि एक ऐसे ही चलते फिरते जनरली लोग पूछ ही लेते हैं। तो एजुकेशन आप याद रखिएगा, एजुकेशन इज अ वर्ड इन विच 5 वोवेल आर प्रेजेंट। क्या बोलिए, एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें कि 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू को बनाया गया, जैसे देख सकते हैं ई यू ए आई ओ, 5 वोवेल इसमें प्रेजेंट है। ये बातें भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, जब हम, मैंने बोला था उस वक्त पीछे भी, जस्ट पीछे वाले पेज पे जब हम लोग थे, तो कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसकी भी एक कैटेगरी बन जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है उसमें, और वो कैटेगरी है क्या, एक सेमी वोवेल होता है। अब सेमी वोवेल ये कहां से आता है, तो जो हमारे कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट में जो डब्ल्यू, मैंने बोला डब्ल्यू एंड वाई इज कॉल्ड सेमी वोवेल। अब ऐसा क्यों, सेमी वोवेल का मतलब क्या है कि ये जो दोनों लेटर्स हैं वो कभी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं तो कभी वोवेल की तरह साउंड करते हैं। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट ये सिर्फ लेटर्स को देख के काम नहीं करना है, हमें वहां पे उसके साउंड पे जाना है। साउंड बोले तो हम कह सकते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को जो चक्कर है वो साउंड से खत्म हो गया, यानी कि हिंदी में अ से लेकर के अह तक और क से लेकर के ज्ञानी तक, ज्ञानी बाबा तक, जो भी वर्ड होंगे उसको हम व्यंजन बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और अ से लेके अह तक का जो प्रोनाउंसिएशन आएगा, उच्चारण आएगा, वो क्या कहलाएंगे, वोवेल कहलाने वाले हैं। तो अब जो ये डब्ल्यू एंड वाई है, तो ये कभी कभी वोवेल की तरह साउंड करते हैं तो कभी कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। जस्ट एग्जांपल भी देखना पड़ेगा ना हम लोगों को, जैसे मैंने बोला यस, एस, अब एस लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं एस। अब देखिए वाई यहां पे क्या बना, कॉन्सोनेंट की तरह था। अच्छा, अब अगर मैं लिखूं वेट, वेट, तो यहां पे क्या हो गया मेरा, वेट, व से व बना, तो ये भी इसमें है, कॉन्सोनेंट की तरह है। अगर मैं वहीं पे लिखूं क्राई, क्राई, तो क्या बन जाएगा मेरा, क्राई, इसे लिखेंगे हम लोग इसको क्राई। ई आया, यानी कि इसमें आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे अभी कि वोवेल कहेंगे, और जो कॉन्सोनेंट क से लेके ग तक वाले में जब भी आएगा कोई तो हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो क्राई, अब ई आया लास्ट में, वाई को ही तो ई बना दिया गया यहाँ पे, तो ई इज अ वोवेल। फिर हम लिखें काउ, काउ, तो काउ अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग काउ, तो ऊ है वो किस में आता है, वोवेल में आता है। आपको अब ये बातें क्लियर हो गई होंगी। देयर आर 2 सेमी वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट बोलेंगे, देयर आर 2 सेमी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन वी से दैट 21
नॉट 21 कॉन्सोनेंट। अब कितने बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 19 कॉन्सोनेंट बचे हमारे पास में। 19 कॉन्सोनेंट आर प्रेजेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। बातें क्लियर होगी सेमी वोवेल की। डब्ल्यू एंड वाई को सेमी वोवेल बोला जाता है क्योंकि ये कभी कभी वोवेल की तरह साउंड करते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करते हैं, इसलिए डब्ल्यू एंड वाई को क्या बोला जाता है? सेमी वोवेल बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, यस एंड वेट, दो वाई वाई एंड डब्ल्यू, फिर सी एंड मतलब वाई एंड डब्ल्यू। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन को देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे ये चेंज था। ई आया, ऊ आया, ये बन गया मेरा कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल, और जब वाई यहाँ पे एस था, वेट था, तो ये बन गया मेरा कॉन्सोनेंट। दैट्स वाई डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल। आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर्स, एंड इस तरह से जो लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर्स। ये बातें बहुत ही आसान है, ये हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, सभी लोग बहुत पहले से इसको देखते आ रहे होंगे कि इस तरह से लिखा आता है। अब चूंकि बेसिक की बात हो रही है तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई बेसिक नहीं हो सकता है, तो हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसे काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैंने इस बात पे काम किया। बार बार मैं कह रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा काम करना होगा। जब आप बोलिएगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं बोलिएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए, अब हम एक चीज देखे थे कि ये सब सभी के सभी क्या है? लेटर्स हैं। अभी सब्जेक्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेटर्स पे। तो अब एक डेफिनेशन हमें यहाँ पे एक और चीज सीखना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग यहाँ पे पीछे इस स्लाइड पे लिए हुए थे, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन था। ठीक है, तो अब बात करें कि इंग्लिश ग्रामर को जो पढ़ाया जाता है तो उसके टाइप्स भी होते हैं, मतलब वो एक टाइप से पढ़ाया जाता है, यानी कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम इसको। तो कह सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नोट्स करते रहिएगा, नोट्स करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। देयर आर 5 काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब उसको देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी पहला हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। सेकेंड नंबर, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी। एंड थर्ड, सिंटैक्स। सिंटैक्स। नंबर 4, प्रोसोडी। एंड नंबर 5, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, ये 5 कैटेगरी हो गए हमारे इंग्लिश ग्रामर के। 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, फिर सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। अब इनकी हिंदी भी जान लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैसे हम इसको भी लिख देते हैं, तो ऑर्थोग्राफी। सही सही प्रोनाउंसिएशन जब होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को बोलते हैं हम लोग वर्ण विचार। क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। अब जब ग्रामर पढ़ना शुरू करे हैं तो सबसे पहले वर्ण के आधार पर, माने कि लेटर, अब जो 26 लेटर की बात जो हो रही थी, 26 लेटर्स, उनके ही उस आधार पर पहले इंग्लिश को जान लिया जाता है। फिर उसके बाद में हम किस जानेंगे? एटिमोलॉजी। अब एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। अब एटिमोलॉजी को क्या बोलेंगे हम लोग? शब्द विचार। क्या पढ़ने वाले इसको? शब्द के आधार पर जो हम ग्रामर को पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। फिर होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार, यानी कि वाक्य के आधार पर फिर हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे वाक्य विचार। फिर होता है प्रोसोडी। प्रोसोडी, प्रोसोडी मतलब होता है
छंद विचार, छंद विचार। फिर एक है पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन को हम लोग भी लिख लेते हैं, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे भी वैसे ही। पंक्चुएशन को बोलते हैं हम लोग चिन्ह विचार। पंक्चुएशन का क्या अर्थ होता है? चिन्ह विचार। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, फिर सिंटैक्स, प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। आई होप आपको दिख रहा होगा बिल्कुल लास्ट तक। अब वर्ण विचार में हम लोग टोटल लेटर्स की बात करेंगे, यानी कि टोटल 26 जो अक्षर होते हैं उसको यहाँ पे जानेंगे। फिर इन अक्षरों से मैंने हम लिख दिया यहाँ पे, तो पहले क्या आया था मेरा? लेटर्स था। लेटर से ही मिलकर ये क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड बोले तो शब्द बनते हैं। अब शब्द बन रहे हैं तो उसको हम एटिमोलॉजी उसमें जब पढ़ेंगे तो वर्ड को। फिर वर्ड, जब एक से ज्यादा वर्ड मिलते हैं तो फिर बन जाते हैं हमारे सेंटेंस। सेंटेंस माने कि वाक्य। पहले तो चाहिए लेटर्स, उसके बाद चाहिए हमें वर्ड, उसके बाद चाहिए सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद फिर आते जो छंद विचार हैं। अब छंद के आधार पर जो हम लोग उपमा उपमेय देते हैं, सिमिल एंड मेटाफर जो यूज करते हैं वो इसमें आता है। और चिन्ह विचार की बात करें तो जैसे हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, फिर कॉमा दे देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ये सारे के सारे एक्सक्लेमेशन दे देते हैं, ये जो चिन्ह है ना वो सारे के सारे चिन्ह विचार। मतलब जब इसको पढ़ेंगे तो चिन्ह विचार कहलाएगा। जब हम लेटर्स को पढ़ रहे हैं तो ऑर्थोग्राफी कहला रहा है, वर्ड को पढ़ रहे हैं तो एटिमोलॉजी, सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो सिंटैक्स, और फिर जब हम छंद को पढ़ेंगे तो वो हमारा प्रोसोडी कहलाएगा, और फिर चिन्ह को पढ़ेंगे इन सबको तो हमारा कहलाएगा पंक्चुएशन। तो ये 5 प्रकार से हो गए ग्रामर्स। आई होप ये बातें भी आपको अब क्लियर हो चुकी होंगी कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं। अब इसमें कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा कि इनको क्या क्या कहा जाता है। अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जब हम कह रहे थे कि ऑर्थोग्राफी, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहिएगा, डेफिनेशन से चाहिए कि जब हम अक्षरों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थोग्राफी बोलेंगे। डेफिनेशन इसका वो भी दे देते हैं हम लोग। द स्टडी ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश is called ऑर्थोग्राफी। यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ऑर्थोग्राफी कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। फिर से, द स्टडी ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। लिसनिंग काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है आपका। जब सुनिएगा, सुनते सुनते ही हम लोग बोलने का प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले तो सुनना है, फिर लिखना है, और फिर जो मैंने पीछे बताया आपको, एक स्लाइड याद होगा आपको जो मैंने लिया था कि बेसिक ऑफ इंग्लिश में क्या होते हैं, दैट्स LRWS। इस पैटर्न को आपको पर डे फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, द स्टडी ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अब यहाँ पे एक चीज मुझे मिली कि लेटर्स, यानी कि अब ये लेटर्स क्या होते हैं। चलिए इसका भी कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। लेटर क्या होते हैं? लेटर्स। अब जो कोई अगर पूछ ले हमसे कि अक्षर क्या होते हैं, अब इसको अक्षर को और वर्ण बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई, अब इसी को डिफाइन करना है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। करते हैं डेफिनेशन इसका हम लोग। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज
is called लेटस। ठीक है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर बोलते हैं, नहीं अक्षर बोलते हैं। यानी कि अब ए को अब आप और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड के, इनको कर सकते हैं क्या हम लोग? डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं यसर है, काउ रहे, पेन रहे, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और वो भी लेटर में डिवाइड होगा, यानी कि सी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, ऐसा होगा। ये तो बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं कि ऐसा अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, पी ई एन, ऐसे अलग अलग। लेकिन इनको हम अब स्मॉल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है हर एक भाषा की, सबसे छोटी इकाई यही है, इसको बोला जाता है लेटर्स। तो हिंदी चाहिए तो क्या कह सकते हैं? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, लेटर्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाता है। तो ऑर्थोग्राफी में सिर्फ यही जानना था। तो अभी हम लोग इससे पीछे भी जान चुके हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं और इनको लेटर्स को किन भाग में डिवाइड किया गया वो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन नॉन कर चुके हैं। लेटर्स की ही बात हो रही थी। आप इस स्लाइड को अगर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये बातें हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये लेटर्स रिटन, ऑरल, ऐसे करके कैपिटल, स्मॉल एंड वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, ये बातें ऑलरेडी हम लोगों की हो चुकी है। ठीक, तो हम लोगों का ये हो गया ऑर्थोग्राफी खत्म। ऑर्थोग्राफी में बातें बस इतनी थी, तो इसके अंतर्गत उन सही बातों को लिखा जाता है, उन सही बातों को जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या था हम लोगों का? ऑर्थोग्राफी एंड सेकंड एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, अब एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी को हमने बोला था शब्द विचार। ठीक, तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, द स्टडी of all the words of English is called etymology. Etymology. The study of all the words of English is called etymology. ठीक है, यानी कि अंग्रेजी के सभी शब्दों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है, यानी कि शब्द विचार कहलाता। अब यहाँ पे फिर से एक चीज हमको मिल गया, वो क्या मिला हम लोगों को? वर्ड मिला। अब वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि शब्द किसे कहते हैं? चलिए उसको भी जान लेते हैं। अब उसको जानने के लिए हमें, चलिए उसका डेफिनेशन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, वर्ड। अच्छा, वर्ड क्या होता है? ऑलरेडी शब्द जिसको कहते हैं हम लोग, वर्ड क्या होता है? तो कह सकते हैं हम कि जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं, यानी कि अक्षर क्या थे हमारे पास, जैसे कि पी है, ई है और एन है, इन तीनों को जोड़ने के बाद मेरे पास में क्या बनता है? पेन बनता है। ठीक, फिर इस तरह से जो भी हम वर्ड लिखेंगे, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ लेटर है ना, कह सकते हैं ना कि शब्दों का एक समूह है, शब्दों के एक सार्थक समूह को। अच्छा, क्या हम इसको ईपीएन कर दें तो ये कोई वर्ड बना मेरा? ऐसा कुछ वर्ड सुने नहीं है। ठीक है, WOC ऐसा कुछ कर दें, ये भी कोई वर्ड नहीं है। OWC ग्रुप तो है लेकिन यह मीनिंगफुल नहीं है। कह सकते हैं कि अगर ग्रुप्स की बात तो हो रही है, यानी कि वर्ड किसे कहते हैं? शब्द की अक्षर या अक्षरों का समूह जो कि मीनिंगफुल हो, जो कि अर्थपूर्ण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड बोलने वाले हैं। राइट, चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग इसके। और डेफिनेशन बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से और जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल जो कह सकते हैं बिल्कुल आसान से शब्दों को जोड़ करके हर एक चीज का आपको डेफिनेशन मिलने वाला है। तो लिखेंगे, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which are meaningful
which are meaningful is called word। ठीक है, यानी कि एक अक्षर या अक्षरों का एक समूह जो कि मीनिंगफुल हो, जो कि अर्थपूर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वर्ड। एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारा पेन, जैसे हो जाएगा हमारा खाओ, जैसे हो जाएगा हमारा शर्ट, ठीक है, एटीसी। ऐसे बहुत सारे जो भी वर्ड आप सुनते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी वर्ड कहलाएंगे। मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। और ये बनते कैसे थे, तो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से। बातें क्लियर है कि शब्द अक्षर या अक्षरों का एक समूह होता है जो कि अर्थपूर्ण हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहने वाले हैं वर्ड। आपको आई होप ये बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज हम सिर्फ ग्रामर के दो चीजों को देखेंगे, ऑर्थोग्राफी और एटिमोलॉजी को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अब क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पे लिख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद फिर आप मेंशन कर लीजिएगा, जरूर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ और इस पे देखते हैं जो अगली बात आई थी यहाँ पे सब्जेक्ट की, यानी कि कर्ता की। अब कर्ता क्या होता है, अब यहाँ पे जब समझना हम लोगों को है, तो चूंकि हम इंग्लिश को बोलना सीखेंगे, तो जैसे हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं कि राम घर जाता है, जैसे मैं लिखूं कि राम घर जाता है, ये एक वाक्य है मेरा, हिंदी में मैंने बोला। अब इसी अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बनाएंगे, राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस, इस तरह से मेरा ट्रांसलेशन बन जाएगा। अब जब हिंदी में ऐसा बोल रहे हैं, इंग्लिश में ऐसा बोल रहे हैं, फर्क यहाँ पे देखिए, राम घर जाता है, तो राम जो था मेरा यहाँ पे क्या था, राम मेरा था सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कर्ता मतलब होता है किसी काम को करने वाला। घर जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम मेरा बन गया सब्जेक्ट। अच्छा, जाना, जाना ये था मेरा क्रिया। जो 24 घंटे हम काम करते रहते हैं वो सभी के सभी क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया बोलते हैं। और कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कर्म हो गया उसका। राम आम खाता है, अगर ऐसा भी लिखे तो भी उसमें भी वही बात है, राम आम खाता है। ठीक, इस तरह से भी लिखे तो भी ये सब्जेक्ट मेरा, ये वर्ब मेरा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में जो क्रम चलता है वो कर्ता कर्म और क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में आते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले तो लिखते हैं कर्ता को लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्रिया आती है, और फिर उसके बाद आता है कर्म। बात क्लियर हो रही होगी यहाँ पे, पहले कर्ता को लिखते हैं, फिर क्रिया को लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कर्म को। यानी कि पहले नंबर पे लिखते हैं इसको लिखें, फिर सेकंड नंबर पे हम इसको लिखें, और थर्ड नंबर पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। राम आम खाता है, तो क्या बनाएंगे इसको हम लोग, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। ये हमारा बात यहाँ पे रहा, तो राम इट्स अ मैंगो, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें। ये बात याद रखिएगा कि जो इंग्लिश जब ट्रांसलेट किया जाता है तो पहले फर्स्ट को फर्स्ट पे लिख दिया जाता है, फिर आखिरी को लेके आया था दूसरे नंबर पे, और फिर जो बचता है उसको तीसरे नंबर पे लिखते हैं, यानी कि पीछे सबसे लेके आते हैं। तो कर्ता कर्म और क्रिया होता है। तो अब कर्ता क्या होता है, किसी काम को करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो कर्ता होता है वो कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, दो प्रकार के ही बताए जाते हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, दो प्रकार के होने का मतलब, चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम लोग और इस पे देखते हैं। जो कर्ता होगा माने कि जो सब्जेक्ट होगा हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, या तो वो एक होगा, यानी कि सिंगल व्यक्ति हो सकता है, जैसे राम था एक सिंगल व्यक्ति था, वह था एक सिंगल है, फिर तुम अगर मैं बोलूं तो ये भी था। अब इसके बाद में फिर इसके बाद या तो राम और श्याम दो अलग अलग हो सकते हैं, राम और श्याम दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोग हो गए, या फिर वे लोग हो सकते हैं, या तो फिर हम लोग हो सकते हैं, या फिर तुम लोग हो सकते हैं,
ठीक, इस तरह का हो सकता है। तो जब एक से ज्यादा लोग होते हैं उसको भी नाम दिया गया है, और जो एक होता है उसको भी नाम दिया गया है। तो जो एक होता है उसको बोला जाता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड एक से ज्यादा लोग होते हैं तो क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। यानी कि वह जो सिंगुलर किसे कहेंगे? जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करे उसे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड जो एक से ज्यादा को डिनोट करे उसे हम क्या कहने वाले हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहने वाले हैं। ये बातें क्लियर हो गई। एक को डिनोट करना यानी कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही तो सिंगुलर बोलेंगे, एंड प्लूरल किसको बोलेंगे? एक से ज्यादा जब लोग होंगे तो हम उसे बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए चलते हैं हम लोग पीपीटी में फिर से, और वहां पे देखते हैं आय की बातें। तो क्या बताया गया यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बातें जो मैंने आपको बताई। सिंगुलर अर्थात एक, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और इसमें कौन कौन से आते हैं? ही, सी। ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट छोटे वस्तुओं के लिए, और नाम जो होते हैं उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोला। जैसे कोई एक नाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात होती है, जिसमें आता है आई, वी, यू, दे एंड दो अलग अलग नाम। अब यहाँ पे कैटेगराइज आई को क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आई के साथ में हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज होता है, वो बात की बात है। यहाँ पे क्यों किया गया वो आगे जब जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे आपको ये बातें भी क्लियर होगी कि हम यहाँ पे क्यों रखा है। क्योंकि आई मैं बोलूँ तो मैं से एक सिंगुलर समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में कर दिया गया है इसलिए ताकि जब हम बनाए तो हमें आसान। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन हो रहा है आई रीड, आई रीड। अब ऑलरेडी ये जो है वो जो वर्ब है ना वो प्लूरल है। वर्ब, अब ये वर्ब प्लूरल कैसे है वही बातें आएंगी, लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि वह खाता है, वह खाता है, जैसे हुआ सिंगुलर था ये, ही आया ना यहाँ पे, ही इट्स, ही इट्स यहाँ पे हुआ। अब ही इट्स जब हो रहा है यहाँ पे तो ही के साथ में एस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ में एस नहीं आ रहा। अब अगर ऐसा लिखना चाहें तो दे, वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड, ऐसा लिखेंगे दे रीड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा ही सिंगुलर वर्ब रखता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल वर्ब रखता है। अब जो वर्ब होते हैं वो हमेशा ही जो लिखे आते हैं रीड, डांस, इट, ये जो है वर्ड, ये ऑलरेडी जितने वर्ब होते हैं वर्ब हमेशा ही प्लूरल में होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं। वर्ब जितने भी होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, और उसमें एस या ईएस जोड़ करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो इस आधार पर यहाँ पे हम डायरेक्टली आई और यू और देखो हम लोग इसमें काउंट कर दिए हैं। बस इतनी बात याद रखना है कि सिंगुलर जिससे किसी एक का बोध हो, और प्लूरल जिससे किसी एक से ज्यादा की बात होगी। जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैंने बताया कि सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसमें ही, सी, इट नाम, और इसमें आई, यू, दे, वी और दो अलग अलग नाम होंगे। पीछे वाले साइड पे आप क्लियर हो गया होगा। ये बातें यहाँ तक थी। तो आज की क्लास को सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप इन 3 चीजों का प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में आप 8 बजे डेली बेसिस पे आप मेरे साथ में जुड़ने का प्रयास करिएगा, और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।